D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज पंजाब में शायद ही कोई ऐसा गांव, कोई मोहल्ला होगा जहां से कोई व्यक्ति विदेश ना गया हो। आज युवाओं का सपना है कि वो विदेश में जाकर बसें और सबसे पहली पसंद जो है वो युवाओं की कनाडा बन चुका है। वो सबसे इसलिए कनाडा जाना चाहते हैं युवा क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि सेटल होना बहुत ही आसान है और वहां पर जो बाद में पीआर मिल जाती है। लेकिन कई बार वहां जाने से पहले कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो उन्हें नहीं फंसना चाहिए। आप आए दिन अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि किसी ने एजेंट के चक्कर में फंसकर अपने जीवन की सारी कमाई गंवा दी और जाना तो उसे कनाडा था या किसी और अन्य देश जाना था और पहुंच किसी और देश गया। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो अमृतसर के ही हैं, लेकिन कनाडा में जाकर इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपना एक सेटअप बनाया है। ये लोगों को वहां पर पीआर दिलवाते हैं। हम बात कर रहे हैं, ये दोनों युवा हैं, शिरीन और लवदीप सिंह की। ये दोनों वहां पर ACE लॉ एजेंसी चलाते हैं। वहां पर इनका मकसद यह है कि जो यहां पर आता है, खासकर पंजाब से, जो यहां से अमृतसर से वहां पर जाता है, वो उसे भटकना ना पड़े और उसको गाइड करते हैं। और कई सालों से ये वहां पर अपने पैर जमाए हुए हैं। इनका काम ही बड़ा अव्वल दर्जे का काम करते हैं। कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते और लोगों को ठीक गाइड करते हैं जहां उन्हें पीआर भी मिल जाए और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं शिरीन कपूर और लवदीप सिंह, दोनों। हम इनसे बात कराएंगे कि आखिरकार आजकल युवाओं का जो सपना है वो कनाडा जाने का है, वो उनको कैसे क्या करना चाहिए कि कनाडा जाने के लिए शुरू में कहां जाएं और वहां जाकर पीआर हासिल करने के लिए क्या करें। शिरीन जी और लवदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपसे आज बात करेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि आप हमें, जहां तक हमें मालूम है, आप दोनों पेशे से वकील हैं, तो आप बताएंगे कि आपको वहां पर जाकर, यहां से आपने लॉ की पढ़ाई की, वकालत की, क्या आपको वहां पर भी जाकर लॉ करनी पड़ी? जी, होता ये है, जब आपने इंडिया से लॉ करी हो, आप हो तो एक फॉरेन ग्रेजुएट ही, तो आपने जाके कुछ इक्विवेलेंसी के एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उस इक्विवेलेंसी के एग्ज़ाम्स फेडरल क्लियर करने के बाद आपने कोई तरीके की प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपने बैरिस्टर सोलिसिटर का एग्ज़ाम देना होता है। कई प्रोविंसेस में, कई में नहीं देना होता, डिपेंडिंग कि आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो। हमने वो सारा करा, एक लंबा सफ़र रहा मगर हमने करा। एंड आज हमने एक लॉ ऑफिस वहाँ पे खोला हुआ है। हमारी लॉ प्रैक्टिस है, इमिग्रेशन लॉ हम करते हैं। उसमें हम और भी लॉज करते हैं, बट इंडिया से और मिडिल ईस्ट से हम मेनली इमिग्रेशन लॉ करते हैं। नहीं, तो आप कब से आपने ये जो ACE लॉ, आपने एक एजेंसी आपने खोल रखी है, आपने ये कनाडा में कहाँ खोल रखी है और कब से इस पे काम कर रहे हैं आप? एस लॉ हमने खोला है करीबन अब से 2 साल हो गए हैं और हम 3 पार्टनर्स हैं इसमें। और हम टोरंटो में, मिसिसागा में बेस्ड हैं। हम वहीं पे रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं एंड हम वहीं से काम करते हैं ये सारा। अच्छा, अगर हम बात करें तो अभी तक आप कितने भारतीयों को, खासकर पंजाबियों को, पीआर दिलवा चुकी हैं? चले, हमने ऐसी गिनती तो नहीं रखी है, मगर हमारा, आप कह सकते हो कि रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर मुझे लगता है कि हम नहीं ले सकते क्लाइंट, अगर मुझे लगता है कि क्लाइंट का नहीं बनेगा, या इनका ट्रांसपेरेंसी और एक, आप कह लो, एक तरीके की गाइडेंस जो है वो बहुत ऑनेस्ट और कैंडिड रखी है हमेशा हमने क्लाइंट से। एंड दैट इज़ द मोटो ऑफ आवर फर्म। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड है इस फील्ड में, तो हमने ये कोशिश कर रखी है अपने तौर पे जितना भी हम कर सकें कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक प्रोसेस रखें क्लाइंट के लिए, और उससे हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है और वर्ड ऑफ माउथ से हमको काम भी अच्छा आता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर फ्रॉड भी होते हैं, तो किस तरह के फ्रॉड होते हैं और उससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? फ्रॉड आप लगाओ उस पल से, जब से बंदा शुरू सोचता है कि उसने बाहर जाना है, तब से लेके जब तक वो पहुंचता नहीं, और पहुंचने के बाद भी हर स्टेप पे आपको एक विजिलेंट रहना चाहिए। तो जो लोग विजिलेंट नहीं रहते हैं, या इतनी तरीके की मार्केट है इसमें कि पता नहीं चलता है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं, तो लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं कि कई लोगों को रिफ्यूज़ल आ जाता है। कई लोग आधे पैसे दे चुके होते हैं। हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस बहुत आते हैं और वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो केस अपना खराब कर चुके होते हैं। तो रिफ्यूज़ल पे तो हम आपसे बाद में बात करेंगे कि क्यों रिफ्यूज़ल आता है। पहले आप, आजकल जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है पूरी, हम अगर बात करें इंडिया की लेकर, तो बहुत से ऐसे बिजनेस क्लास हैं जो वहाँ पर जाना चाहते हैं और फैमिली को साथ ले जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग गए भी हैं, हमारे भी जानकार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या समझती हैं, वहाँ पर क्या प्रॉस्पेक्टस हैं इनके लिए और इन्हें कैसे अप्लाई करना चाहिए?
कनाडा में बहुत सारी इमिग्रेशन ऑप्शंस है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। हर बंदे के लिए एक अलग प्रोफाइल है, एक अलग जरिया है। आप हो सकता है आप किसी तरीके से गए हो, मैं उस तरीके से नहीं जा सकती हूँ। तो डिपेंडिंग कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, हम उसकी असेसमेंट करके आपको एक कस्टमाइज टेलर्ड ओपिनियन बताएंगे कि हाँ जी आप इस तरीके से जाओ और ये रूट आपके लिए ठीक है, इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं, यूजुअली आपके पास पैसे हैं, एज नहीं है, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर इमिग्रेशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसमें बड़े तरीके की इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम एंटरप्रेन्योर पीएनपीज होती हैं। जैसे अगर कोई प्रोविंस में आप नॉमिनेशन लो, उस प्रोविंस में आप इन्वेस्ट करो तो आपको पीआर दिलवाने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है विच इज़ अ वेरी गुड रूट, और ये आजकल हम बड़ा इसमें देख रहे हैं कि सक्सेस रेट भी अच्छा है। मैडम, बिजनेस क्लासेस में तरह तरह के भ्रम हैं, जैसे कि लोग कुछ लोग बताते हैं, मुझे भी, मैंने भी पीछे, मुझे भी कहते हैं कि भूत सवार हुआ था कि फैमिली को लेके वहाँ पर माइग्रेट कर जाएं। तो कुछ कहते हैं लोग कि 2 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करो या 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करो, आपका फैमिली वीज़ा वहाँ पर मिल जाता है। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप कह सकते हो कि इसमें पहले तो कोई सच्चाई है ऐसे नहीं है, क्योंकि आपकी, फिर से मैं एक बात रिपीट करती हूँ कि आपकी प्रोफाइल जो होगी ना, उसके बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी। आपने किस प्रोग्राम में कितना इन्वेस्ट करना है, हर प्रोग्राम की एक अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट है। ये बात ज़रूर है कि एक एज के बाद आप स्किल्ड माइग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, तो आप बिजनेस माइग्रेशन में जाते हो। मगर ये भी सच है कि आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट कितनी है। अपफ्रंट है भी नहीं, मैनिटोबा में जैसे प्रोग्राम है उसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, हालांकि आपको अपनी नेटवर्थ दिखानी है। न्यू ब्रंसविक में जो प्रोग्राम है उसमें डायरेक्ट पीआर है, वो एक ऐसा रूट रह गया जिसमें डायरेक्ट पीआर अब मिलती है, और कोई इमिग्रेशन का प्रोविंस डायरेक्ट पीआर नहीं देती है, सब पहले वर्क परमिट देते हैं। सो बेसिकली आपको देखना है कि आप कहाँ जा रहे हो। आपको खुद बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है इस मामले में कि आपने प्रोग्राम देखना है, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट देखनी है। अब एक और बहुत अच्छा, जैसे वर्क परमिट किसी को चाहिए और कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, उसके लिए एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र चीज़ होती है। पहले तो ये देखा जाएगा कि उसकी कंपनी क्वालिफाई करती है नहीं करती है उसके लिए, बट जैसे यहाँ पे मैंने देखा है, और मेरे क्लाइंट्स भी हैं ऐसे जिनकी कंपनीज अच्छी हैं, जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हैं, और वो उसी कंपनी के थ्रू एक ट्रांसफर वहाँ ले सकते हैं। उस पर वो वर्क परमिट पे वहाँ आते हैं, स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है और बच्चों को चिल्ड्रन परमिट, स्टडी परमिट। चिल्ड्रन ऑल्सो आपकी फैमिली में तभी इंक्लूड होते हैं जब वो 21 साल से नीचे हो। वैसे हर प्रोविंस का अलग होता है, बट जनरल सा 21 साल से नीचे रहता है, डिपेंडेंट। सो आपने ये चीज़ अपने लिए खुद देखनी है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो इतनी, तो आप किस किस स्टेप पे क्या क्या गाइडेंस किस किस से लो। नहीं, आमतौर पर देखा गया जैसे क्लेमैन को तो कुछ पता नहीं होता है, वो ऐसे फिर वो बात हुई आगे कि लोग फंस जाते हैं किसी ना किसी ऐसे चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे खुल रखे हैं यहाँ पर, किसी को पता नहीं किसी की रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहली बात है, मैं कहूँगी अगर आप किसी के पास गए हो, किसी के आप दरवाजे पे पहुँच गए हो, तो आप वहाँ पे चेक करो कि वो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन उनकी चेक करी जा सकती है। अगर लॉयर्स हैं तो लॉ सोसाइटीज़ को चेक करो। लॉ सोसाइटी का एक नंबर होता है, जैसे हमारा लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो के साथ एक लाइसेंस नंबर है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वहाँ का सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। आप बेसिकली अगर किसी जेन्युइन बंदे के साथ काम कर रहे हो तो आपको वो पता चल जाएगी चीज़ कि यस मैं इस, क्योंकि ये साइट पे विजिबल है, आप लॉ सोसाइटी पूछ सकते हो इस लॉयर के बारे में, आप सब कुछ कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप कोई एजेंट को हायर कर रहे हो तो आप उसका RCIC नंबर चेक करो। मेरे को तो नहीं पता था, बट अब मुझे भी पता चला है कि इंडिया में भी रजिस्ट्रेशंस जो हैं इन्होंने बहुत रेगुलराइज कर दी हैं, बट फिर भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। मेरा ना आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल, क्योंकि दर्शकों को समझ आना है हमें। ये मान लीजिए कोई 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर जाए, स्ट्रीम चाहे जो भी हो, क्या इतने पैसे काफ़ी हैं उसे वहाँ PR अपनी और अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करने के लिए? मैं फिर भी एक चीज़ इसमें कहूँगी कि अगर बाकी सारे क्राइटेरिया फिक्स हो रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, हो सकता है। अच्छा मैम, आप लोग यहाँ सिस्टम से परेशान हैं, करप्शन है, क्राइम है, जस्टिस देर से मिलता है। आज लोग को कनाडा और अमेरिका था पहले, अब आजकल कनाडा पहली पसंद बन चुका है। हमें अगर बात करें कि जो लोग वहाँ जाते हैं, जो युवा वहाँ पर जाते हैं, उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आपको एक स्टूडेंट अगर वहाँ पे गया है,
एक युवा गया है तो उसको पहले तो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट सबसे पहली होती है, उसके बाद क्या होता है कि आप धीरे धीरे सिस्टम में सेट होते जाते हो। और जो वो तकलीफें मैंने देखते पीआर तक की जो एक जर्नी होती है उनकी, क्योंकि एक स्टडी परमिट को आपने पीआर में कन्वर्ट कराना है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है कि आपने किसी के पास जॉब करनी है, पॉइंट्स पूरे करने हैं, कौन सी प्रोविंस में जाके करने हैं, उसमें आप यकीन मानोगे वहाँ पे भी इतना फ्रॉड होता है। सिर्फ यहाँ नहीं है वो फ्रॉड, वहाँ पे भी इतना फ्रॉड है। तो जब तक आप हो तब तक आप हर कदम फूक फूक के लो, पता करो, हर चीज़ के बारे में अवेयर रहो। इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप जाके किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हो। अच्छा, एक ये देखने में आया है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, पहले पैसे तो आमतौर पर तो बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर धारणा बदल जाती है, बच्चे काम भी करने लगते हैं। तो ऐसा काम करना और साथ साथ पढ़ना, ये उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं डालता है? या उनको या पढ़ाई पर इफेक्ट डालता हो या उनके फ्यूचर पर इफेक्ट डालता हो, ऐसी चीज़? अब इसमें दो तरीके की वो होती हैं। एक, कई लोग होते हैं जिनको पीछे पैसे नहीं भेजने होते हैं, कई बच्चे दे आर फॉर्चुनेट इनफ, आप कह सकते हो कि वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, अफोर्ड, उनके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं। अब कईयों को अपनी स्टडी एजुकेशन खुद भी अफोर्ड करनी होती है, उनके पेरेंट्स ने उनको वहाँ तक भेज दिया होता है। दोनों सर्कमस्टांसेस में मैं कहूँगी जैसे बच्चे टू बच्चे पे वेरी करता है, इट रियली डिपेंड्स कि आपकी अपनी सोच क्या है। कई लोग बच्चे बैलेंस कर लेते हैं और कई नहीं कर पाते, कई सिर्फ फुल टाइम जॉब में ही चले जाते हैं, फिर उनका अपना इमिग्रेशन स्टेटस भी हिल जाता है। बट यही है कि आपने खुद देखना है कि आप किस तरीके से अपने आप को अपने उस फोकस रह के अपना काम कर सको। एक कुछ दिनों पिछले काफी प्रचलन हुआ है कि वहां पर कनाडा में कुछ लोग हैं ऑर्चर्ड, बगीचे खरीद रहे हैं, तो क्या उससे पीआर मिलना आसान है? पीआर मिलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर बंदा सोच ले। ऑर्किड्स के जो फार्म आप सुन रहे हैं वो सस्कैचुअन, मैनिटोबा के कुछ फार्मर्स प्रोग्राम है। वो भी एक कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका फार्मिंग में यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जो दिखा सकते हैं, अपना वेरीफाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन। देखो कनाडा में एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो हम ज़रूर उस बंदे की मदद कर सकते हैं फॉर पीआर एंड गोइंग थ्रू दीज रूट्स कि आप फार्मर प्रोग्राम के थ्रू चले जाओ। तो ये हैं कुछ एक्सप्लोरेटरी विजिट्स होती हैं। अब मैनिटोबा में जैसे आप फार्म पे आपको एक बार विजिट करना है, तो ये चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता और वो सिर्फ होर्डिंग कर देते हैं कि आप ऑर्किड फार्म खरीदे तो आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका जो, मान लीजिए कुछ लोग, आपने पहले बता दिया है कि अलग अलग प्रोफाइल हैं, कुछ लोग ऐसे जाने के इच्छुक हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको अपनी एक अच्छी सच्ची इवैल्यूएशन करवानी चाहिए कि क्या वो बन जा भी सकते हैं। अब हो सकता है इवैल्यूएशन इज द थिंग, असेसमेंट आपने करानी है अपनी कि आप जा भी सकते हो, मे बी आप क्वालिफाई करते हो थ्रू सम अदर रूट और आपको कोई और गाइड रूट कर दे तो भी आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं। और एक बार कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो तो हमें मुश्किल होती है दूसरी बारी उसको करने में। हाउएवर इट्स नॉट इम्पॉसिबल, सुप्रीम कोर्ट तक हम केसेस लेके जाते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू, अपील, ये सारी चीज़ रहती है। मगर आप पहला कदम ही अगर ठीक लो ना तो आप हमेशा सक्सेस रेट आपका ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मान लीजिए कॉमन मैन का बच्चा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ जाना चाहता है, तो उसको +2 के बाद क्या करना, उसको क्या करना चाहिए? और अगर ग्रेजुएशन के बाद वहाँ जाना चाहता है तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? +2 के बाद तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि इस बच्चे को सबसे पहले अपनी फैमिली को इकट्ठे बैठ के ना एक डिसीजन लेना चाहिए ऑन फाइनेंसेस कि आप फाइनेंशियली एक यूनिवर्सिटी अफोर्ड करोगे या आप फाइनेंशियली कॉलेज अफोर्ड करोगे। देखो बहुत फीस का फ़र्क है और फीस का इस तरीके से फ़र्क है, एजुकेशन का भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक एक्सपोजर अलग रहता है बच्चे का और कॉलेज का अलग रहता है। हाउएवर कनाडा का इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक मैक्सिमम चल रहा है आफ्टर आप कह लो कुछ यूरोपियन कंट्रीज, बट इट्स वेरी गुड और मोस्ट ऑफ द फंडिंग ऑल्सो द कनाडा इज गेटिंग इज फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो ये देखना पड़ेगा आपको केस टू केस कि आप एक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स करके 2 इयर्स का ठीक हो कि आप 4 इयर्स की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हो। सो इसमें फ़र्क है। नहीं, आप क्या गाइड करेंगी हमारी युवा पीढ़ी को कि विच इज़ द बेस्ट? 10+2 के बाद बेटर है, ग्रेजुएशन यहाँ से करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए उसके बाद, या ग्रेजुएशन वहाँ से करनी चाहिए, तो उसके क्या क्या फ़ायदे उसको मिल सकते हैं? मैं ये सजेस्ट करूँगी पहले तो आप जो भी कोर्स करो आप वो 2 साल का करो, क्योंकि 2 साल के कोर्स के बाद आपको 3 साल का एक वर्क परमिट मिलता है। कितने बच्चे होते हैं जो 1 साल का कोर्स करने आते हैं और फिर वही वर्क परमिट नहीं मिलता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि अगर आपकी फाइनेंशियली अलाउ करते हैं तो, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन महंगी है, आप तभी जाओ अगर आपके पास वो पीछे से बैक है। और अगर आप
कहते हो कि आप ग्रेजुएशन इंडिया से, क्योंकि इंडिया से ग्रेजुएशन कितने कम में हो सकती है, तो आप इंडिया से, और इंडियन एजुकेशन इज़ नॉट बैड, आई डू नॉट से इट्स बैड, हम भी यहीं के पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ से ग्रेजुएशन करके इसके बाद फिर आप उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी सेम रहती है। तो एज ए लॉयर आपको वहां पर किन चीज़ों को देखने को मिला है कि किस तरह लोग किन किन परेशानियों से गुजर रहे हैं? अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है, मगर जिस तरह परेशानियां मैं यहाँ सोचती थी हैं लोगों की, वो सेम परेशानी, क्योंकि लोग हैं, परेशानी तो वहाँ पे भी सेम ही है। तो इस तरीके से परेशानियां लोगों की आती हैं वहाँ पे कि पहले तो फ्रॉड में ही बहुत लोग फंसते हैं, फिर दूसरी तरीके फैमिली डिवोर्सेस मैटर में हम बहुत देखते हैं कि जो यहाँ से शादी करा के गए होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर सेम डिस्प्यूट्स जैसे यहाँ पे होती है, क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल डिफेंस साइड होती है, वो हम देखते हैं। तो सेम तरीके की आप कह लो, जो मैंने इंडिया में, मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हुई है दिल्ली में, तो सेम जो मैंने यहाँ पे तकलीफें देखी हैं वो मैंने वहाँ देखी है। हालांकि सिस्टम थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल है कि आप सिस्टम में सेट हो जाते हो और धीरे धीरे आप उसी सिस्टम में काम करते रह जाते हो। मतलब परेशानियां कम नहीं हैं, आसान कुछ नहीं है, लेकिन बंदे को ये है कि उसको सही रास्ता मिलना चाहिए, उसको सही रास्ता जो खोजने के लिए ही बहुत समय लगता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आप कुछ और मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को? जी, मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक स्ट्रगल से नहीं घबराना चाहिए इंसान को। स्ट्रगल तो हर जगह है, मगर वहाँ पे स्ट्रगल का रिजल्ट है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, अब यंग जनरेशन में एक स्ट्रगल में भी आपको टॉप से टॉप में जाना है, उसके बाद भी इतनी स्ट्रगल है, उसके बाद भी आप पता नहीं अपने पैर जमा पाओ ना जमा पाओ, तो वहाँ पे वो चीज़ का रिटर्न है। तो इसलिए वो चीज़ एक फायदेमंद है कनाडा की। आप भी यू आर यंग, आप भी यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहती हैं, अगर अपना वो भविष्य विदेश में बनाना चाहते हैं तो उनको अर्ली डिसाइड करना चाहिए, अर्ली डिसाइड और विजिलेंट रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी शेरीन कपूर, जो वहाँ पर लॉ वकील हैं, अपनी एस लॉ एजेंसी भी चलाती हैं, और हमने ये खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए ही इनसे बातचीत की। अब हमारे साथ हैं इनके पति हैं लवदीप सिंह, वो भी वकील हैं, इनके साथ ही काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ चीज़ों में ये एक्सपर्ट हैं और कुछ चीज़ों में लवदीप एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करते हैं। इनसे तो आपने बहुत, मेरे ख्याल से तो उन्होंने बड़ी आसान भाषा में अब हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर किस तरह जाएं और क्या क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। सबसे जो अहम बात है कि आपको चयन करना है, पहले आप किसके थ्रू वहाँ पर जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर चयन करना है कि जो आपके लिए PR की फाइल आपकी अप्लाई कर रहा है उसका स्टेटस क्या है। आइए लवदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम बात करेंगे आपसे। हमारे साथ हैं लवदीप सिंह, जो एस लॉ फर्म के पार्टनर हैं और शरीन के मैडम के हस्बैंड हैं। लवदीप जी, आपका स्वागत है। थोड़ा बताएंगे, एक तो पहला इन्होंने वैसे तो काफ़ी ब्रीफ में बता दिया, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हमारे दर्शकों के लिए बड़े अहम हैं। कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके क्या प्रोस्पेक्टस हैं और उसकी कोई एज लिमिट है क्या? थैंक यू भंडारी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे बुलाया, यू आर इंटरव्यूइंग अस। एक्चुअली यस, है, बिल्कुल है। आप, देयर इज अ ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम है एक हमारा, जिसमें यू बाय अ बिजनेस, आप बिजनेस बाय करते हो वहाँ पे, दैट बिजनेस गिव्स यू अ वर्क वीज़ा, आप वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आते हो, यू रन दैट बिजनेस, आपकी फैमिली भी साथ में आती है, यू रन दैट बिजनेस, आप एक 1.5 साल रन करते हो बिजनेस को, फिर आपके जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, 50 to 200 पॉइंट्स, दे कैन वेरी। वो पॉइंट्स ही आपको चाहिए होते हैं बेसिकली फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्वालिफाइड ह्यूमन बीइंग जिसकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके पास है, तो वो उसके पॉइंट्स एलिवेट हो जाते हैं और वो उसकी PR लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे मैंने देखा है कि हमारे भी सर्कल में बात होती रहती है भी, लोगों के पास पैसे तो हैं, दे कैन इन्वेस्ट, बट उनके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी वहाँ पर कोई प्रोग्राम है या वहाँ की सरकार कोई उनकी मदद करती है? सर ऐसा है कि बिजनेस प्लानर्स वहाँ पे हैं, डेजिग्नेटेड बिजनेस प्लानर्स हैं वहाँ पे। वी आल्सो आउटसोर्स दिस डिपार्टमेंट टू आवर सर्टन कॉन्फिडेंट्स, आई मीन जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका फ्रेंचाइजी बिजनेस में 3-3 हज़ार फ्रेंचाइजर्स के साथ उनका टाई अप है। तो हम सारी बिजनेस प्लानिंग उनकी खुद करवा के देते हैं। कोई लोग कहते हैं कि हमने खुद करवाना है, वो इंटरनेट पे खुद बिजनेस प्लानर्स भी ढूंढ सकते हैं। वी हैव सर्टन रिकमेंडेशंस, हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो करते हैं और जो बहुत मतलब एक बिजनेस प्लान होता क्या है, बेसिकली एक बिजनेस रिपोर्ट होती है। यू फाइंड अ बिजनेस, मैं आपको 4 बिजनेसेस बताऊंगा, 8 बिजनेसेस बताऊंगा, आप एक चुनोगे, आप बोलोगे यार ये मेरे को सूट कर रहा है, मेरा प्रोफाइल मैच करता है इसके साथ, तो हम उसकी जो बिजनेस रिपोर्ट बनाते हैं पूरी, हम एक प्रोफाइल बनाते हैं कि ये बंदा सूट कर रहा है इस प्रोफाइल को। तो उसमें भी हमने देखना होता है कि हाउ प्रोफेशनली इट इज मेड। ये प्लेजराइज तो नहीं है, किसी का उठा के कट कॉपी पेस्ट करके तो नहीं हमने डाल दिया, ये नंबर्स डाल दिए, चलो जी ठीक है 2 लाख की प्रोजेक्टेड सेल है, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं।
वी हैव, हमें 2-4 हमारे पास ऐसे ऑन पैनल बंदे हैं जो ये काम करते हैं. बिजनेस प्लानर्स ऑफ कोर्स दे हैव देयर सेपरेट फीस एंड सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो यस इट इज देयर. उनके लिए भी है ऐसा? हाँ, उनके लिए बिल्कुल है, बिल्कुल. अच्छा, एक ऐसा है कि जैसे कुछ प्लेयर्स या ऐसे कुछ फेमस लोग जिन्होंने किसी फील्ड में नाम कमाया है, उनके लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? उनके लिए कुछ अलग से हैं या उनके लिए भी कोई अलग कोई प्लान है कोई सरकार की तरफ से? बिल्कुल जी. जो हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसमें डायरेक्ट पीआर है. अब हाईली स्किल्ड ऐसे है कि भाई समवन हु इज नेशनली और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, किसी को बहुत अवार्ड्स मिले हैं. हमारे पास एक फाइल भी ऐसे है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था. सो वी टुक हर थ्रू दैट रूट. तो हम उनको उनकी वहाँ पे पीआरएस से अप्लाई की. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट. तो जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली हुई है, जिनको अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, एक्सेप्शनल लाइक ऑथर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, जिनको बहुत मतलब बाहर उन्होंने लोगों जानते हैं, लोग इंटरनेट पे नाम है काफ़ी, तो उनके लिए हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है विच गिव्स यू डायरेक्ट पीआर. दो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, पर उसमें अगर आप अप्रूव होते हो तो आपको सीधी पीआर मिलती है. अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जो है जहन में भी आया है कि यहाँ से लोग वहाँ जाना तो चाहते हैं, हाँ जी. लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि 7 समुंदर पार मुझे लगता है कि वहाँ लोग जाते हैं और पैसे तोड़ लाते हैं. क्या वहाँ पर इतना आसान है सब कुछ? देखो जी, ऐसे है, आसान तो कुछ भी नहीं है. इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यहाँ पे जो काम हम करते हैं वैसे तो बिल्कुल वहाँ पे होते होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता मतलब. एंड मेहनत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. अब कोई ट्रकिंग में भी होगा तो ही इज़ वर्चुअली स्पेंडिंग, आप 20 दिन अपने घर के बाहर स्पेंड कर रहा है. तो हम ये देखते हैं कि $8-10 हज़ार डॉलर कमा रहा है वो बंदा, ट्रकर कमा रहा है, पर ये नहीं देखते कि कितनी एफर्ट उसकी जा रही है. 20 दिन अपनी फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब करके वो बंदा, ही इज़ ऑन द रोड, ही इज़ रिस्किंग हिज लाइफ, सब कुछ कर रहा है. हाँ, रिटर्न बहुत अच्छा है वहाँ पे. क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे डॉलर्स में कमाते हैं. अब एक डॉलर इज इक्वलेंट टू 55 रुपीज़ जी. तो जब आप 8-10 हज़ार डॉलर कमा रहे हो, यू मे बी अनस्किल्ड स्किल्ड, तो आपको लगता है यस आपने जो मेहनत यहाँ पे करनी थी और वहाँ पे करनी थी, उस मेहनत में ज़्यादा बरकत है, ज़्यादा पैसे हैं उसमें. लवदीप जी, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ये क्या है और इसमें कैसे कैसे वीज़े के ऑप्शंस हैं सर? या पीआर के ऑप्शंस हैं? ऐसा है कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र में समवन जिसकी यहाँ पे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी या पार्टनरशिप है, वो बंदा अपना वहाँ पे एक ऑफिस खोल सकता है. So he basically transfers his one of the branches there. वो ही ब्रांच उसको एम्प्लॉय करती है, उसको इनवाइट करती है कि तू मतलब यू कम एंड रन द बिजनेस. सो उससे उसको वर्क वीज़ा मिलता है. तो हिज वर्क वीज़ा इज क्लोज्ड, मतलब उसको वही काम करना है, वो ये नहीं कि वहाँ पे पहुँच के कोई और काम करना शुरू कर दे. एंड हिज फैमिली गेट्स एन ओपन वर्क परमिट. सो फैमिली जो मर्जी काम करे, बट वो बंदा जो है वो बिजनेस को रन करेगा, उसके नंबर्स अच्छे करेगा, मेहनत करेगा उस बिजनेस में. ये नहीं कि 1 साल के बाद वो बोले बिजनेस लॉस में जा रहा है और वो बंदा कहे जी मैंने इस बिजनेस के बेस में किसी और को भी बुलाना अपने साथ. बिकॉज इस प्रोग्राम में 7 तक बंदे आप बुला सकते हो इस प्रोग्राम में. तो इसमें ऐसा है जी कि यस यू कैन ओपन अप एन ऑफिस, बट यस आपकी यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए. उनको लगना चाहिए कि यस यू हैव, आपके पास फंड्स भी हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी. इंफ्रास्ट्रक्चर के माने कि जैसे हमने एक ट्रकिंग कंपनियाँ किया था, तो उसकी पूरी हमने ट्रक्स की इन्वेंट्री, क्या उसके आउटसोर्स बिजनेस है, क्या उसके ड्राइवर्स इन हाउस हैं, क्या उसके ट्रक्स इन हाउस हैं, क्या उसने बाय किया हुआ है, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, ये सब कुछ A to Z हमें दिखाना पड़ता है. टू शो इट टू द इमिग्रेशन पीपल, टू शो इट टू द कैनेडियन गवर्नमेंट दैट दिस पर्सन कैन रन अ बिजनेस देयर. जब ये हो जाए तो उसके बाद उसका पीआर लग जाती है. अच्छा, अगर हम बात करें लवदीप जी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो क्या कनाडा में या अब्रॉड में इंडिया से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर एनी डे. आप यहाँ पे एक पोस्ट ग्रेजुएट MBA को यहाँ से, चाहे उसने अच्छे से अच्छे कॉलेज से MBA की हो, आप उसका हाल देख लो, उसको लाइन में लगना पड़ता है. शायद आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट cracking an interview, going through the process is far more difficult in India compared to Canada. Canada की population 35 मिलियन है सारी, 3.5 करोड़ पंजाब की जितनी. हाँ, तो अब that is a virgin country, I would say कि भाई उसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है, अभी इतनी अपॉर्चुनिटी है. लोग तो बस साइड्स पे सेटल हो रहे हैं. इन द सेंटर ऑल्सो, इन अदर स्टेट्स ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. अगर वहाँ पे लोग जाएं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल में दे हैव बिकम मिलियनियर्स जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क. और वहाँ पे हार्ड वर्क मतलब क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड पीपल दे आर कंज्यूम्ड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अच्छा, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ क्राइम की, करप्शन की, क्या ये चीज़ें वहाँ पर भी हैं? सर हर जगह होती हैं.
क्राइम करप्शन वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी स्नैचिंग के केसेस आने शुरू हो गए हैं। बट ऐसा तो नहीं है यहाँ से जो लोग जाते हैं वो वहाँ पे सिस्टम्स हैं, वहाँ पे देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस, लोगों को पकड़ के पुट ऑन ट्रायल्स, पुट इन जेल्स। तो हमें लगता है जैसे ना जस्टिस भी वहाँ पे पैरेलल चल रहा है, इफ क्राइम इज देयर जस्टिस इज आल्सो देयर। तो लवदीप जी, एक सवाल बड़ा अहम है, फ्रॉड जो है, फ्रॉड कैसे होते हैं और इससे बचने के लिए जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सर फ्रॉड तो इस लाइन में है, इस लाइन में बिकॉज एवरीवनस डेस्परेट टू गो आउटसाइड, सारे लोग चाहते हैं कि बाहर निकल जाएं या घर का एक बच्चा तो भेज ही दें कम से कम, तो उस अपॉर्चुनिटी को लोग देख के मिसयूज करते हैं। अब फ्रॉड भी अलग अलग तरह के, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अब एक्सप्रेस एंट्री है, उसके पॉइंट्स हैं 470, 471, 472, ये पॉइंट्स होते हैं जो इफ़ यू मैच आपको कॉल आ जाती है कि आप अपनी फाइल लगा दो। अब किसी के नहीं बन रहे, समवन हु इज अ ग्रेजुएट जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उनको बस एजेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्म आप आओ जी 80,000 रुपये दो, आपका फॉर्म भरते हैं, आपको एक्सप्रेस एंट्री में डाल देते हैं, आपके कभी ना कभी तो नंबर आ ही जाएगा आपका। दे डोंट टेल पीपल दैट दे माइट नेवर बी एबल टू क्वालिफाई, बिकॉज उनके पॉइंट्स ही 350, 400 के आसपास पॉइंट्स बनने हैं, उन्होंने कभी क्वालिफाई नहीं करना, अनलेस कैनेडियन गवर्नमेंट कहे जी हमें इमिग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, चलो हम पॉइंट्स ही गिरा दें अपने, विच इज़ हाईली अनलाइकली, वो पॉसिबल नहीं अभी नियर फ्यूचर में, तो क्योंकि बहुत स्किल्ड लोग भी हैं। तो हमें उनको गाइड ठीक करना चाहिए कि भाई ये जो आप 70-80 रुपये फॉर्म भरने में खर्च रहे हो, दिस इज नॉट फीजिबल, दिस इज नॉट, आई मीन इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला आपको। आप 2 साल एक्सप्रेस एंट्री में डाल के रखोगे, अपनी पूल में फाइल डाल के रखोगे, आपको उसका कोई फायदा तो होने वाला नहीं। आप वेट करते रहोगे, आपको कॉल आएगी, आपको कॉल कभी आएंगे, एजेंट आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको ये पैसे मर गए। तो इसीलिए बी विजिलेंट, इंटरनेट पे सब कुछ है, यू फाइंड एवरीथिंग ऑन कैनेडियन गवर्नमेंट्स वेबसाइट, आप सब कुछ देखो। आप अपने लॉयर को, अपने एजेंट को फोन करके पूछो कि मेरे को ये बता क्या क्या प्रोग्राम्स है, ही शुड टेल यू। इफ ही डजंट टेल यू दैट मींस ही इज नॉट नॉलेजेबल और माइट ही यहाँ चाहे रजिस्टर्ड भी ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप कुछ बताना चाहें जो युवा वहाँ जाना चाहते हैं या जो बिजनेस क्लास के लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, उनको कुछ आप मैसेज? सर, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप सर्च करो। हम इंडियंस में एक प्रॉब्लम है, हमें अभी भी इंडिया ना एक लेड बैक कंट्री, थोड़ा अच्छा लगता है कि 2-3 नौकर शौकर हैं तो अच्छी लाइफ है। पीपल आर स्टिल कंफ्यूज कि यार कनाडा करना, कनाडा जाएं क्या ना, या इधर बेटर है। आई वुड सजेस्ट कि एक बारी कनाडा या टूरिस्ट वीज़ा अगर आपका लगता है तो टूरिस्ट वीज़ा आके देखो, सी हाउ लाइफ इज़, यू नो, एयर इज़ बेटर, लाइफ इज़ बेटर। आई डोंट से इंडिया इज़ बैड, इंडिया इज़ गुड, बट जिनको लगता है कि उनकी सिचुएशन थोड़ी सी वनरेबल है, दे मस्ट ट्राई, दे शुड ट्राई, and because that is a country of opportunities right now. धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे लवदीप सिंह और शरीन कपूर, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया है कि कनाडा जाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी वर्क, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन गो देयर। आज हमने अपने दर्शकों को अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि आप कहीं गलत हाथों में फंसकर अपनी जीवन को बर्बाद ना करें और अपनी जीवन भर की कमाई को बर्बाद ना करें। इसलिए क्योंकि कुकरमुतों की तरह जो है सेंटर, इमिग्रेशन सेंटर खुल गए हैं, आपको केवल वहीं जाना चाहिए जो सरकार की ओर से, जैसे इन्होंने बताया, ऑथोराइज किए हुए हैं। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी कार्यालय की ओर से एक इमिग्रेशन सेंटर को एक लाइसेंस नंबर इशू किया जाता है। क्या वो लाइसेंस उसके पास है, आप उसी के पास जाएं। और वहाँ पर कई बेटर प्रॉस्पेक्टस हैं। इन्होंने जो +2 के बाद वहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ बड़े विस्तार से बता दिया है, और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं या फिर कुछ बिजनेस फैमिलीज वहाँ पर जाना चाहती हैं बिजनेस के लिए, उनके लिए भी बड़े विस्तार से बताया है। हमारे भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप गलत हाथों में ना फंसें। हम ये नहीं कहते आप केवल एस जो है लॉ फर्म से संपर्क करें, लेकिन कम से कम उन लोगों से संपर्क करें जो भारतीय हैं और भारतीयों का भला चाहते हैं। आप इनके हाथों में रहेंगे, सेफ रहेंगे, किसी और के हाथों में आपको मुश्किल हो सकती है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।